नमस्कार। कैसे हैं आप? पिछली क्लास में हमने थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बात की थी। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री में ही दो टॉपिक दहन ऊष्मा और उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दहन की एंथैल्पी या दहन ऊष्मा की बात करते हैं। हीट ऑफ कंबशन। किसी पदार्थ के एक मोल को पूर्णतया ऑक्सीकृत करने में हुए ऊष्मा परिवर्तन को या एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की दहन ऊष्मा कहते हैं। इसको डेल्टा सी एच के द्वारा दर्शाया है। यदि दहन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर करवाया जाए, अर्थात मानक परिस्थितियों में संपन्न करवाया जाए, तो जो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे मानक दहन ऊष्मा कहते हैं। हमारे सामने कुछ उदाहरण है, जैसे मीथेन है। ये किस में काम आता है? हीटिंग में, कुकिंग में। इसकी इक्वेशन, इसका दहन कराएं, पूर्ण ऑक्सीकरण करवाएं तो मीथेन प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। इसमें दहन ऊष्मा -890 ये निकलती किलो जूल पर मोल। ऐसे ही हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल में काम आता है। इसकी दहन ऊष्मा -286। ग्लूकोज जो बॉडी फ्यूल है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो उसके -2803 किलो जूल पर मोल इसमें निकलती है, इसके पूर्ण ऑक्सीकरण पर। ऐसे ब्यूटेन भी कुकिंग में काम आती है, उसमें -2877 किलो जूल पर मोल दहन ऊष्मा निकलती है। अब बात करें दहन ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण कैसे करते हैं। दहन ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा करते हैं, जिसमें रुद्धोष्म कंडीशंस होती है और आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, समायतनी प्रक्रम होता है। इसमें क्या होता है कि ये बार एक स्टील का जैकेट होता है और ये अंदर एक प्लेटिनम का कप है जिसमें पदार्थ को रखा जाता है और इसमें गैस 25 एटमॉस्फेयर प्रेशर दाब पर ऑक्सीजन भरी जाती है। ये प्लेटिनम के वायर हैं, कैथोड और एनोड। और ये कप स्टील का कप है, ये इसमें पैक रहता है, बिल्कुल बाहर कुछ भी नहीं निकलता। इसमें बाहर की तरफ कैलोरीमीटर है जिसमें विलोडक स्टीरियर लगा हुआ है और एक थर्मामीटर लगा हुआ है जिससे हम टेम्परेचर नोट करते हैं। अब जो ये इसमें क्रूसिबल है, अब इसमें क्या करेंगे, पदार्थ रख लेंगे जिसकी दहन ऊष्मा ज्ञात करनी है। और जब इस पदार्थ को रखेंगे तो कैलोरीमीटर, ये जब इसमें वाटर है और ये कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, बिल्कुल रुद्धोष्म कंडीशन होनी चाहिए। तो प्रारंभ में इसका थर्मामीटर के द्वारा ताप नोट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या कराते हैं, इसका दहन कराते हैं। तो जब दहन करवाते हैं तो इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो हीट किसके द्वारा, ये जो जैकेट है इसके द्वारा कैलोरीमीटर के और वाटर इसको ले लेता है, तो इस वजह से क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। तो अब प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसकी सहायता से दहन ऊष्मा का हम निर्धारण करते हैं। जो मैंने अभी बात की ये सारी यहाँ पर है। माना कि बम्ब कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता C है और लिए गए पदार्थ का द्रव्यमान W तथा अणुभार m है। प्रारंभिक ताप क्या था, T1 और अंतिम ताप क्या है, T2। कैलोरी व जल के प्रारंभिक व अंतिम ताप है। तो बम्ब कैलोरीमीटर द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, अर्थात उसने कितनी ऊष्मा ग्रहण की, तो C गुणा T2 माइनस T1 ये इसके बराबर आ जाएगा। चूंकि यह ऊष्मा W ग्राम तथा W/m मोल पदार्थ के दहन से उत्पन्न हुई है, अतः एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे W/m। तो जो माइनस डेल्टा E बराबर जो ये है ऊष्मा जो कितनी निकली असमायतनी प्रक्रम में स्थिर आयतन पर दहन ऊष्मा C गुणा T2 माइनस T1 गुणा W/m, ये मान हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। और बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन द कंबशन हीट ऑफ कंबशन ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब जैसे मान लो ये किस पर है, स्थिर आयतन पर दहन ऊष्मा है, तो हमें स्थिर दाब पर दहन ऊष्मा की निकालना है। तो जो डेल्टा एच पिछली क्लास में हमने बात की थी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी,
इस फॉर्मूले की सहायता से स्थिर दाब पर दहन ऊष्मा का निर्धारण किया जा सकता है। अब हम बात करें दहन ऊष्मा के अनुप्रयोग क्या है। एक तो संवहन ऊष्मा की गणना, हीट ऑफ फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन वी कैन डिटरमाइन द संवहन हीट ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा है ईंधन की ऊष्मा उत्पादकता, कैलोरीफिक वैल्यू इससे ज्ञात की जा सकती है कि भाई ईंधन काम में लेने पर भी अधिक ऊष्मा का ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ईंधन उच्च क्वालिटी का है या नहीं है। तो उसी आधार पे हम इसकी ये ज्ञात कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों के कैलोरी मान ये भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है कार्बनिक यौगिकों की संरचना निर्धारण में। तो कार्बनिक यौगिकों की संरचना निर्धारण कैसे कर सकते हैं कि जैसे किसी भी सजातीय श्रेणी के सजातों की दहन ऊष्मा में एक निश्चित अंतर होता है, अर्थात दहन ऊष्मा एक निश्चित क्रम से घटती है। जैसे मीथेन की दहन ऊष्मा -222 किलो कैलोरी है तथा इसके बाद के पैराफिन हाइड्रोकार्बन श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य क्या अंतर होता है, एक मेथिलीन समूह का अंतर होता है। तो उस मेथिलीन समूह का जो अंतर है उसकी दहन ऊष्मा को इसमें से घटा देते हैं। तो मेथिलीन समूह की जो दहन ऊष्मा इसमें होती है 15.8। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अब कंपाउंड में कितने मेथिलीन समूह हैं, तो ये तो मीथेन की होगी दहन ऊष्मा और उसमें से माइनस कितने मेथिलीन समूह आगे कंपाउंड में आ रहे हैं, उस आधार पे n यहाँ संख्या गुणा करके इसको लिख देंगे तो इसकी डेल्टा H ये निकल कर आ जाएगी और इसकी सहायता से n का मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि भाई n कितने इसमें ग्रुप है CH2 समूह। तो इसके आधार पे जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन है उसकी संरचना का भी निर्धारण किया जा सकता है। तो ये बात की हमने दहन ऊष्मा की। और आगे बात करते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा की, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि जो अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या जो उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जो हीट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर एक परिभाषा है, जैसे 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के मध्य पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान पूर्ण ऊष्मा में हुआ परिवर्तन उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। अगर प्रबल अम्ल है, एक क्षारकीय अम्ल व एक अम्लीय बेस, दोनों की जो प्रबल अम्ल है इनके मध्य जब अभिक्रिया कराते हैं तो आदर्श स्थिति में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी निकलती है, -13.7 किलो कैलोरी, इतना ऊष्मा का मान ये निकलता है। और अगर एसिड वीक ले लेंगे तो उस स्थिति में इसका मान कम हो रहा है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो उस स्थिति में इसका मान घट रहा है। ये इसलिए घट रहा है कि जो कुछ ऊष्मा का पार्ट जो निकल रहा है उसमें से कुछ ऊष्मा का पार्ट जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके आयनन में खर्च हो जाता है। इस वजह से जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मान घट जाता है। यही आप यहाँ देख सकते हैं, HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन के दौरान भी इसका मान घट रहा है। इसी प्रकार से जो अगर दोनों वीक हैं तो उस स्थिति में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसका मान और कम हो जाएगा, क्योंकि उसका हीट जो निकल रही है उसका कुछ मान दोनों जो विद्युत अपघट्य हैं, जो अम्ल और क्षार है, दुर्बल है, उनके आयनन में खर्च हो जाता है और इस वजह से इसका मान घट जाता है। तो ये बात की मैंने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के मध्य जो अभिक्रिया हो रही है उसमें कैसे मान घट रहा है इसका और क्यों बढ़ रहा है, उसका रीजन हमने बात की। अब बात करें कि उस उदासीनीकरण ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो जैसे इसकी बात कर रहे हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये BSc पार्ट सेकंड में एक प्रैक्टिकल भी है, उसमें हम इसको प्रायोगिक तौर पे भी हम निर्धारण कर सकते हैं। तो इसमें ये 2 पदों में करते हैं इसका निर्धारण। जो आप फ्लास्क प्रयुक्त कर रहे हैं उसका जल तुल्यांक ज्ञात करना, पहले तो मेथड में उसका जल तुल्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। जल तुल्यांक क्या है कि कितनी हीट जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकल रही है उसमें से कितना मान वह जो ये जो फ्लास्क है वो ग्रहण कर रहा है, वह उसका जल तुल्यांक होता है। तो फ्लास्क में माना कि M1 ग्राम जल है जिसका ताप T1 है, इस फ्लास्क में अब M2 ग्राम जल जिसका ताप T2 है डालते हैं। मिश्रण को मिश्रित, अब क्या करेंगे
मिश्रण को मिश्रित करेंगे। तो भाई पहले जो m1 ग्राम जल था तो उसका ताप क्या है, T1 नॉर्मल टेम्परेचर, और जब जो गर्म जल ले रहे हैं उसका ताप क्या है, T2 है। अब दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ताप क्या होगा, घटेगा ना, भाई T2 का बढ़ा हुआ है और T1 का कम है, तो दोनों का मिश्रण इनका ताप नोट कर लेते हैं, और इसका अंतिम ताप क्या आ गया, T3 है। तो अब माना कि फ्लास्क का जल तुल्यांक W है, तो ठंडे जल एवं फ्लास्क द्वारा ग्रहण की गई उष्मा क्या हो जाएगी, m1 T3 - 1 T1 प्लस W T3 - T1 मल्टीप्लाई T2। तो गर्म जल द्वारा क्या होगा, गर्म जल द्वारा दी गई उष्मा, इसका मान क्या होगा, बराबर m2 T2 - T3। चूंकि उष्मा का क्षय नहीं होता है, अर्थात ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा। तो कुल मिला के ये इसको सोल्व करते हैं हम सारा, तो ये मान निकल कर हमारे पास आ जाता है W बराबर m2 T2 - T3 अपॉन T3 - T1, ये निकल कर हमारे पास ये आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये T2 ये नहीं आएगा, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, तो और ये T2 ये हट गया यहाँ से, तो ये मान यहाँ से जल तुल्यांक का मान हम निकाल लेते हैं। तो W बराबर, ये आप सेटअप देख सकते हैं, और अपने लैब में थर्मस होता है, थर्मस के अंदर क्या होता है, एक विलोडक लगा देते हैं और ये थर्मामीटर लगाते हैं। बैकमान थर्मामीटर ज़्यादातर काम लिया जाता है, जो थोड़ा मानवीय हीट निकले उसको भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य थर्मामीटर भी काम ले सकते हैं। तो इसमें ये अंदर इसमें ये डालते हैं, अब जल डालते हैं और ठंडा और गर्म जल, और मिक्स करके यहाँ से ये W का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे उदासीनीकरण उष्मा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें कि अम्ल और क्षार ले लेते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, और उनका एक समान सांद्रता का सॉल्यूशन बना लेते हैं। यहाँ पर 1m HCl लिया है तथा 1m NaOH लिया है, और उसका 200 ml आयतन ले लिया, 200 ml। तो दोनों जो अम्ल और क्षार है अलग अलग बीकर में ले लेते हैं, और दोनों का अलग अलग ताप नोट कर लेते हैं। T4 प्रारंभिक ताप अम्ल का है, और T5 प्रारंभिक ताप किसका है, क्षार का है, बेस का है। अब क्या करते हैं कि जो फ्लास्क है, जो थर्मस है, इसमें क्या कर लेते हैं, अम्ल को पहले डाल लेते हैं, और उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, बेस को मिलाते हैं। अच्छी तरह से हिलाने के बाद में ढक्कन बंद कर देते हैं, और थर्मामीटर की सहायता से इसका ताप नोट कर लेते हैं। तो उस ताप का मान क्या है, T6 है। और इस फॉर्मूले की सहायता से जो उदासीनीकरण उष्मा है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। Q बराबर 400 प्लस W T6 माइनस T4 प्लस T5 अपॉन 2। तो इसकी सहायता से हम इसमें इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ये उदासीनीकरण उष्मा की हमने बात की। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको दहन उष्मा और उदासीनीकरण उष्मा दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगली क्लास में हम दूसरे उन अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। धन्यवाद।